Good morning class 7. So let's start our today's topic, chapter number 4, verb. So let's see the definition of verb. The verb in a sentence is the word which express the action taken by subject of the sentence. तो verb क्या होता है? Action, है ना. इतना सा आप सिंपली याद रखिए कि कोई भी सेंटेंस हम रीड करते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ तो ये होती है कि कौन कर रहा है ना, तो वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या एक्शन हो रहा है उसके अंदर, तो वो चीज़ होती है वर्ब. जो एक्शन क्रिएट होता है, जो एक्शन डन होता है उस सेंटेंस के अंदर, तो उसको हम एज अ वर्ब हमको ध्यान में रखना है. जैसे ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, लाफिंग, रनिंग, वॉकिंग, वॉट एवर, जो भी जितने भी सारे एक्शंस होते हैं जो सेंटेंस के अंदर होते हैं, तो उनको हम एज अ वर्ब हम ध्यान रखते हैं. अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स. आई लिव इन कानपुर, द कार कोलाइडेड विथ अ ट्रैक्टर, रेखा फेल्ट वेरी हैप्पी. बाय ऑब्जर्विंग द अबाउ सेंटेंसेस वी कैन से दैट एवरी सेंटेंस नीड्स अ वर्ब. द वर्ब मेक्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनटू अ सेंटेंस, है ना. किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब होती है. अ वर्ब कैन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड. अब वर्ब वन वर्ड से ज़्यादा भी हो सकती है. द बॉयज आर प्लेइंग, यहाँ पर जो प्लेइंग वर्ड है वो हमारा वर्ब है. द बिल्डर्स वर कंस्ट्रक्टिंग अ मैसिव डैम, तो यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्टिव, है ना, कंस्ट्रक्शन हो रहा है. यहाँ पर हम देख रहे हैं प्ले हो रहा है. इन सेंटेंस में देखिए कोलाइडेड, फेल्ड, है ना. सेंटेंस पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ एक्शन हो रहा है ना. जो एक्शन डन होता है वो हम एज अ वर्ब जानते हैं. अब ये सेंटेंस देखते हैं. माय मदर कट द केक. अब इसमें वर्ब आप फाइंड आउट कीजिए. माय मदर हो गया हमारा सब्जेक्ट, और इसके अंदर कट है क्या हमारा वर्ब. जो भी क्या हो रहा है इस सेंटेंस में, एक्शन कट हो रहा है, तो वो हमारा वर्ब है. इन दिस सेंटेंस द केक रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब. सो दैट ये सारे जो आपने सेंटेंसेस रीड किए हैं इनको देखकर आपके माइंड में क्लियर होगा कि वर्ब क्या है. कोई एक्शन है जो सब्जेक्ट के थ्रू डन होता है उस सेंटेंस में. तो अगर सेंटेंस को आप रीड करोगे तो उसके अंदर से एक्शन फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए कि उस सेंटेंस में क्या एक्शन डन हो रहा है, वो हमारा वर्ब हो जाएगा. अब देखिए, व्हेन अ वर्ब हैज़ नो ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब. अगर किसी वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता, है ना, ऑब्जेक्ट मीन्स उससे जैसे सब्जेक्ट के, या एक तो सब्जेक्ट होता है जो एक्शन कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट होता है. जैसे आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ पाएंगे. आई एम प्लेइंग अ मैच, तो प्लेइंग यहाँ पर अगर वर्ब हो गया तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अ मैच. क्या खेल रहा है, तो मैच. अब देखिए सेकंड सेंटेंस देखिए. ही विल गो टू स्कूल, तो यहाँ पर जैसे एज शो है कि यहाँ पर गो है, वो आपकी वर्ब हो जाएगी, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्कूल. राजा शैल कम टुमारो, यहाँ पर जो कम है वो यहाँ एक्शन हो जाएगा. दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर, तो जो ये रीडिंग वर्ड है वो हमारा वर्ब है, और ये जो न्यूज़पेपर वर्ड है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. शी इज़ राइटिंग एन ऐसे, तो राइटिंग आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्शन है, और जो ऐसे है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, कंप्लीटेड वर्ड है वो हमारा वर्ब है, एंड द होमवर्क है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. तो अभी हमने इतने सारे सेंटेंस स्टडी किए, तो आपको ये एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. आई एम प्लेइंग अ मैच, प्लेइंग वर्ड हमारा वर्ब है, जबकि मैच हमारा ऑब्जेक्ट है. सेकंड सेंटेंस, ही विल गो टू स्कूल, गो ये हमारा एक्शन है, दैट मीन्स वर्ब है, और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है.
थर्ड नंबर वाला सेंटेंस हमारा देख लेते हैं हम, राजा शेल कम टुमारो। इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, कम हमारा एक्शन है, दैट मीन्स वर्ब है। दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, तो ये रीडिंग वर्ड हमारा वर्ब है एंड द न्यूज़पेपर हमारा ऑब्जेक्ट है। शी इज़ राइटिंग एन ऐसे, राइटिंग वर्ड हमारा वर्ब है एंड द ऐसे ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। कंप्लीटेड वर्ड हमारा वर्ब है एंड द होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनको हम इंट्रांजिटिव बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, when a verb has an object that receives the action of verb, it is called a transitive verb. तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हम किसको कहेंगे, जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट इंक्लूड होगा, और जिसमें ऑब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होगा वो हमारा इंट्रांजिटिव होगा। तो ये आपको, जैसे आपने ये सेंटेंस देखा था ना, माई मदर कट द केक, तो इसमें कट हो गया हमारा वर्ब और केक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा ट्रांजिटिव होगा और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो हमारा इंट्रांजिटिव होगा। तो ये दोनों डिफरेंसेस आपको पता चल गए होंगे। In the above sentences, am, will, shall, are, is and have are auxiliary verb because they are helping the ordinary verbs playing, go, come, reading, writing, am and completed. So a verb which is used to help an ordinary verb is called auxiliary verb. It can also be called the helping verb. हेल्पिंग वर्ब हम किनको बोलते हैं, हमारे वर्ब के साथ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमारे वर्ब के साथ जो वर्ड्स हेल्प करते हैं, तो इसीलिए हम उनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और उसका जो अदर नेम है वो है ऑक्सिलियरी वर्ब। तो ऑक्सिलियरी वर्ब देखिए कौन कौन से होते हैं। वैसे सिंपली आपने ये सारे वर्ड्स सुने हुए होंगे और आप यूज़ भी करते हैं, पर एक बार देख लीजिए आप, एम, विल, शैल, आर, इज, हैव, हैज़। तो ये सब जो हमारी वर्ब है ना, प्लेइंग, गो, कम, रीडिंग, राइटिंग, तो इनके साथ हेल्प करती है उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो सब है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये हमारी प्ले, गो, कम, ये हमारी वर्ब है, जबकि एम, विल, शैल, आर, वोज, वर, हैज़, हैव, बहुत सारी वर्ब्स हैं वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, रीड कीजिए इसको अच्छे से एंड थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने क्या आपको प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया था। इंटीजर की वेरियस प्रॉपर्टी होती है, जिसमें मैंने आपको टू प्रॉपर्टी बताई थी। एक तो फर्स्ट मैंने आपको क्लॉजर बताई थी और सेकंड कम्यूटेटिव। उसमें भी 4 पार्ट बताए थे, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। जिसमें ये प्रॉपर्टी एग्जिट नहीं होती वो भी बताया था कि किस किस में एग्जिट नहीं होती है। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, एनी 3 इंटीजर, जैसे आप कोई भी 3 इंटीजर ले लो, उसको कैसे सॉल्व करना है देखना। इफ 3 इंटीजर a, b and c, जैसे 3 इंटीजर है a, b and c, जैसे कोई भी इंटीजर है। अब इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसका फॉर्मूला एडिशन में मैं इसमें आपको चारों लिखवा दूंगी। एडिशन मीन्स क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्लियर, इस टाइप से। अब एडिशन में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए, जब तक प्रॉपर्टी लर्न नहीं होगी तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस सी। अब इसमें देखना है बी आपके कॉमन ही रहेगा, एक साइड तो सी के साथ हो जाएगा और एक साइड ए के साथ हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी। जैसे कोई भी आप 3 इंटीजर लो, ए की वैल्यू अलग ले ली, बी की ले ली और सी की ले ली, इन तीनों को आप इसमें वैल्यू पुट ऑन करके देखोगे तो दोनों की वैल्यू आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सेम आएंगे। क्लियर, ऐसे इसका मीन्स ये क्या है कि जो ये प्रॉपर्टी है वो एग्जिट होती है कि इक्वल, दोनों राइट हैंड साइड और दोनों इक्वल हो जाएंगे लेफ्ट हैंड। सब्ट्रैक्शन में
सब्ट्रैक्शन में देखना a, अब यहाँ प्लस के प्लस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट, यहाँ पर a माइनस बी और माइनस सी। आपको क्या करना है कि ब्रैकेट में जो भी डिजिट है जो भी है उसको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद c से प्लस करना है। ऐसे इसमें भी पहले माइनस करना है, देन फिर ये माइनस करना है। क्लियर। अब इसमें देखना है कि इन दोनों का जो आंसर है वो नॉट इक्वल में आएगा। मतलब आप कोई भी जैसे डिजिट वैल्यू वही लो, अब इसमें माइनस करना, तो आपके दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों नॉट इक्वल आएंगे। ओके, नॉट इक्वल आएंगे, ये इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएंगे। मतलब एक माइनस का आ सकता है तो एक प्लस का आ सकता है, तो भी नॉट इक्वल ही हुआ। तो ये आपके ये वाली जो प्रॉपर्टी होगी एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो एग्जिट नहीं होगी, बिकॉज इन दोनों के आंसर सेम नहीं होंगे। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में देखना, मल्टीप्लिकेशन में ये वैल्यू, अब इसमें देखना माइनस की प्लेस पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है, a इंटू यहाँ आ जाएगा b इंटू सी और a इंटू बी और यहाँ आ जाएगा इंटू सी। क्लियर। अब इसमें भी देखना, अगर आप वही वैल्यू लेके चेक करना, घर पर सॉल्व करना है वैल्यू पुट ऑन करके। जैसे कोई भी a की वैल्यू ले ली हमने 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 7, मतलब आपके अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू पुट ऑन करके इसमें देखना कि आंसर मतलब इक्वल आ रहे नहीं आ रहे, दोनों साइड की वैल्यू पुट ऑन करके देखना। क्लियर। अब इसमें देखना a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी। अब इसमें भी आप जैसे वैल्यू पुट ऑन करके देखोगे तो इन दोनों में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल ही आएंगे। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी इसके लिए क्या है, गुड है। ठीक है, मतलब मीन्स ये हो रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आर गुड, मतलब ये इक्वल आ रहे तो इसका मीन्स गुड ही हुई। क्लियर। अब नेक्स्ट डिवीजन में क्या होगा, a डिवाइडेड b डिवाइडेड c, और इसमें भी आपके हो जाएगा a डिवाइडेड b और डिवाइडेड c। क्लियर। अब इसमें देखना, इसमें आंसर आपके आएंगे नॉट इक्वल, मतलब आप कोई भी वैल्यू पुट ऑन करके देखोगे तो इसमें भी आंसर क्या आ जाएंगे, नॉट इक्वल आएंगे। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी इसके लिए गुड, डिवीजन के लिए क्या हो जाएगी, गुड नहीं होगी, बिकॉज ये एग्जिट नहीं होगी, दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी। तो इस टाइप से आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हुई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मीन्स ये हो रहा है कि मतलब जैसे क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, जैसे कोई सम्स क्वेश्चन दे रखा होगा कि आपको ये फाइंड करना होगा कि यूजिंग प्रॉपर्टी, तो आपको वो आइडेंटिफाई करनी है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं ये प्रॉपर्टी आपको नोट करवा रही हूँ। क्लियर। बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब एक्सरसाइज में दे रखा है कि ये प्रॉपर्टी यूज़ करके करना है। तो सबसे फर्स्ट आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, क्योंकि जब तक आइडेंटिटी नहीं करोगे तब तक फॉर्मूले लर्न भी नहीं होंगे। तो फॉर्मूले लर्न करना है, उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना है। क्लियर। क्योंकि आगे एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगी सॉल्व करके वैसे। यस। अब आपके नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो देखना, जैसे हम स्टार्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे कोई भी डिजिट हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। तो वो एक प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गई, एक प्रॉपर्टी। जैसे हम तो नॉर्मल वे में बोलते हैं जनरली कि किसी भी डिजिट का अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो ज़ीरो ही आता है आंसर। तो एक प्रॉपर्टी के रूप में हो गई कि ये ऐसे हो सकता है कि इफ़ एनी डिजिट मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो देन रिजल्ट विल बिकम ज़ीरो। तो ये क्या हो गई, एक प्रॉपर्टी। तो उसको हम एक आइडेंटिटी कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। क्लियर। बस तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखना, यस नेक्स्ट है आपके 4 नंबर प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो ही आएगा। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं लिखवा रही हूँ, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ कि इफ़, चलो लिख दो ताकि आपको याद रहे। इफ़ एनी इंटीजर multiply by 0 then result will be 0।
इसका मीन समझ में आया ना आपको, किसी भी इंटीजर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है 0। अब इसमें एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे ए कोई भी इंटीजर ले लिया उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है 0। ठीक है, अब इसमें कोई प्लस माइनस वाली आइडेंटिटी नहीं है, जैसे हम जैसे प्लस कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। क्लियर, तो इसमें ओनली फॉर प्रॉपर्टी ऑफ 0 का इसमें यही आएगा कि a इंटू 0, जैसे आप किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर, अब इसमें देखना, जैसे ये तो मल्टीप्लिकेशन वाली हो गई, अब जैसे एडिशन, इसमें भी जैसे प्रॉपर्टी ऑफ 0 हो गया। अब प्रॉपर्टी ऑफ 0 में जैसे ये मल्टीप्लिकेशन क्योंकि एडिशन के लिए क्या हो जाएगा, इसमें आपके देखो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गई पूरी, इसमें एडिशन वाली भी देख लो। ठीक है, अब जैसे एडिशन में किसी भी इंटीजर को अगर आप 0 से ऐड करते हो तो आंसर क्या आएगा, वही इंटीजर आएगा, नंबर ही आएगा ना वो। तो ये भी मैं आपको अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, जैसे a प्लस 0। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में आ रही है और ये मैं अलग से एडिशन में लिखवा रही हूँ। a प्लस है तो प्रॉपर्टी ऑफ 0 की, ये प्रॉपर्टी ऑफ 0 में जैसे मैंने आपको कम्यूटेटिव में बताया था ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड, तो वैसे ही इसमें भी जैसे मल्टीप्लिकेशन ये सब बता रही हूँ। पर ये जो प्रॉपर्टी ना ये मेन है, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ 0 में आपके मोस्ट ऑफ यही पूछेंगे कि किसी भी डिजिट को आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आता है। अब जैसे एडिशन का क्या हो जाएगा, जैसे किसी भी इंटीजर को आप 0 से प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, इटसेल्फ मीन्स क्या, वही नंबर आ जाएगा। क्लियर, इस टाइप से ये वाली प्रॉपर्टी भी होगी एडिशन की। क्लियर, अब ये सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी आपके दे रखा है, जैसे a माइनस 0। अब जैसे मैं किसी डिजिट को मैं 0 माइनस करती हूँ तो भी आंसर क्या आएगा, वही डिजिट आएगी, तो ये भी सब्ट्रैक्शन के लिए। क्लियर, और इस टाइप से अब इसमें डिवाइड वाला भी होता है। अब डिवाइड में देखना, अब डिवीज़न में देखना आप, डिवीज़न में जैसे मैं किसी भी इंटीजर को अगर मैं 0 से डिवाइड करती हूँ, किसी भी इंटीजर को मैं अगर 0 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। मैंने आपको बताया था कि 0 से अगर आप किसी भी डिजिट को आप डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी आता है, या नॉट डिफाइंड मीन्स उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो नॉट डिफाइंड। क्लियर, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, और ये वाली प्रॉपर्टी तो आप याद रखना, a इंटू 0 इक्वल्स टू 0। क्लियर, अब है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 का मीन्स क्या होता है कि किसी भी इंटीजर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, एडिशन करते हो तो क्या आता है आंसर, तो ये भी देख लेना। यस, प्रॉपर्टी ऑफ 1, प्रॉपर्टी ऑफ 1 इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला इंपॉर्टेंट है। जैसे 0 में था ना मल्टीप्लिकेशन, वैसे इसमें प्रॉपर्टी ऑफ किसी भी डिजिट का 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, वही आता है। जैसे 2 इंटू 1 तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो मैं आपको ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन वाला बता रही हूँ, क्योंकि एडिशन में क्या होगा, जैसे आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर में 1 प्लस करते तो आगे सक्सीजर हो जाता है। 3 प्लस 1 किसी भी इंटीजर में 3 प्लस 1 किया तो आंसर क्या आएगा 4, तो उसका सक्सीजर हो गया। और माइनस करोगे तो क्या होगा, प्रीडिसेसर। 3 माइनस 1 तो ये 2 हो गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मत देखना, इसमें से ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन वाली लिखवा रही हूँ मैं। इफ एनी इंटीजर मल्टीप्लाई बाय बाय 1 मीन्स क्या, किसी भी इंटीजर को आप मल्टीप्लाई 1 करोगे देन रिजल्ट विल बी इट्सेल्फ का मीन्स वही नंबर आ जाएगा, वही इंटीजर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू 1, का आंसर हो जाएगा a। क्लियर, ये आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली लिखवा रही हूँ मैं। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है बहुत। ये 2 प्रॉपर्टी और रह गई है, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर दूंगी। क्लियर, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स लेंगे, उससे पहले न्यूट्रिशन इन इंसेक्ट लेंगे। आज पार्ट 4 को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 3 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, जिसमें ये पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, पैरामीशियम और हाइड्रा। लास्ट क्लास में मैंने ग्रीन बोर्ड पे ही ली थी, कंटिन्यू ले रही हूँ ताकि आपको नोट्स कैसे बनाना, अरेंज कैसे करना, समझ में कैसे लाना है, ये चीज़ आपको ध्यान में आ जाए। पार्ट 4 पढ़ाऊंगी मैं, उससे पहले न्यूट्रिशन इन सम इंसेक्ट देखेंगे। इंसेक्ट का मीनिंग है छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनका। इन शॉर्ट मैंने क्लास को एंड करते टाइम मैंने 2 लाइन बोली थी कि इंसेक्ट के अंदर एक ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं फीडिंग ट्यूब। उस ट्यूब के जरिए वो अपना फूड सक करते हैं, सक यानी एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको बोलते हैं ना SUCK, फूड को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, सकिंग करना। तो उनके अंदर जो एक ट्यूब बनी होती है जिसको बोलते हैं फीडिंग ट्यूब। फीडिंग ट्यूब को बोलेंगे हम फीडिंग ट्यूब या सकिंग ट्यूब, जो भी हम कहना चाहते हैं, फीडिंग ट्यूब है ना, उसको जो बोलेंगे, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में मैंने बताया था, उसका एक नाम होता है जिसको बोलते हैं प्रोबोस्किस। प्रोबोस्किस, प्रोबोस्किस इज अ माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट एंड बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई ऑल्सो। तो इन सब की जो पार्ट होता है माउथ पार्ट जिसको बोलते हैं प्रोबोस्किस, इसके जरिए वो अपना फूड को, अपने लिक्विड फूड को, ऐसा माउथ पार्ट इनकी बॉडी में है, हमारी बॉडी में नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका फूड जो है वो लिक्विड है, हमारा फूड जो है वो सॉलिड है, इसलिए हमारा माउथ पार्ट कुछ ऐसा सिमिलर होता है। लेकिन इनका जो फूड है, फूड का टाइप है, वो सॉलिड ना होकर के वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में होने के लिए उनकी बॉडी में, उनके माउथ पार्ट में क्या लगी होती है? एक ट्यूब लगी होती है। इस ट्यूब के जरिए वो लिक्विड चीज़ को इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में 2 लाइन में बता दी थी। उसके बाद अगर आप बुक में देखो तो आपके अंदर बटरफ्लाई, मॉस्किटो और एक हाउस फ्लाई, तीनों के पिक्चर दे रखे हैं ना। यहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, आप अपनी बुक में देखो। यहाँ पे लिखा है हाउस फ्लाई सीड्स ऑन द फूड एंड सलाइवा फ्लोज अलोंग अ प्रोबोस्किस ऑन द फूड। मैंने ये चीज़ बताई थी, एक बिस्किट का एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में मैंने, कि वो अपना फूड कैसे सक करती है। तो वो अपना एक सलाइवा निकालती है, वो सलाइवा उसके अंदर जाता है, उस चीज़ को डिज़ोल्व करता है, भले वो सॉलिड हो, और उस सॉलिड चीज़ को डिज़ोल्व करके लिक्विड में कन्वर्ट करके वो उसको अंदर सक कर लेता है। किसके ज़रिए? तो फीडिंग ट्यूब के ज़रिए, ठीक है। ये चीज़ समझा दी थी। उसके बाद में एक लाइन आती है आपकी बुक में, देखना आप, एंजाइम से रिलेटेड। तो बात यह है कि जो इंसेक्ट अपना सलाइवा इंजेक्ट कर रहा है, सपोज़ कि वो ब्रेड में इंजेक्ट कर रहा है, सपोज़ कि वो चपाती में कर रहा है, तो वो जहाँ पर अपना सलाइवा इंजेक्ट कर रहा है उसके सलाइवा में ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ऐसे एंजाइम होते हैं, और उन्हीं एंजाइम की वजह से वहाँ का सॉलिड पोर्शन जो है वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है। मतलब सॉलिड था फूड मटेरियल, लेकिन वो एंजाइम के रिएक्शन की वजह से, वो सलाइवा के एंजाइम की रिएक्शन की वजह से वो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। यहाँ लिखा है एंजाइम इन द सलाइवा डाइजेस्ट द फूड मेकिंग अ सॉल्यूशन। एंजाइम जो होगा सलाइवा का, हाउस फ्लाई वो एक ब्रेड के ऊपर बैठी, उसने अपना सलाइवा इंजेक्ट किया, सलाइवा में से एंजाइम निकला, उस एंजाइम ने क्या किया? उसको डिज़ोल्व कर दिया, उसके जो फूड था उसको डिज़ोल्व करके उसका एक सॉल्यूशन बना दिया। एंड देन द डिज़ोल्व फूड इज देन सक्ड अप थ्रू द प्रोबोस्किस। अब वो जो फूड हो गया, वो जो सॉलिड से लिक्विड में बन गया, वो उसको क्या कर लेगा? सक कर लेगा, यानी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मॉस्किटो फीड्स बाय पियर्सिंग एंड सकिंग। मॉस्किटो जो होते हैं हमारे, वो भी हमारे ऊपर जो ब्लड को खींचते हैं, हमारे अंदर के जो ब्लड को वो पीते हैं। तो वो भी कैसे पीते हैं? पियर्सिंग, पहले तो हमारे अंदर हमारी स्किन में एक होल्स करते हैं, छेद करते हैं, छेद करने के बाद वहाँ से हमारा ब्लड सक कर लेते हैं। The female mosquito feed on blood, then they first pierce a hole through the skin of an animal and inject saliva। वही चीज़ें कि अपना एंजाइम उसकी बॉडी में डालते हैं और फिर अपने ब्लड को वो सक कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें देन दे सक अप द ब्लड फ्रॉम द स्किन। बटरफ्लाई सक द नेक्टर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मॉस्किटो का, मॉस्किटो हमारी बॉडी से ब्लड निकालता है, तो उसी तरह से बटरफ्लाई जो होगी वो तो ब्लड नहीं लेती। बटरफ्लाई का फूड क्या है? नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। तो वो चीज़ क्या करता है? फ्लावर से वो हमारा नेक्टर ले लेता है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखना कि बटरफ्लाई का जो माउथ पार्ट है, ये प्रोबोस्किस जो दे रखा है वो किसका माउथ पार्ट है? तो वो है बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई का माउथ पार्ट क्या है? प्रोबोस्किस, ठीक है। बाकी का आप लिख देना सकिंग ट्यूब और फीडिंग ट्यूब जो है वो हाउस फ्लाई और मॉस्किटो का है। नेक्स्ट मैं पेज टर्न करती हूँ जिसमें आपको हेडिंग मिलेगी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ये रखा ना।
न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, वो खत्म हो गया। अब ये न्यू टॉपिक है। अब अभी तक हमने पढ़ा अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, देन हमने लिया इंसेक्ट। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं एनिमल पे। एनिमल में भी हमने किसको लिया? ह्यूमन को। ह्यूमन भी एनिमल में ही आता है। तो ह्यूमन बींग्स में हमारा न्यूट्रिशन कैसा होता है, इसके बीच में पैराग्राफ दे रखा है। इस पैराग्राफ को मैं स्लाइड में पढ़ा दूंगी आपको स्मार्ट क्लास में, बट यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम पहले इसलिए बनाया है क्योंकि पहले डायग्राम को समझो, उसके बाद लैंग्वेज आपको इजीली समझ में आ जाएगी। जैसे फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे, ये हमारा क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये आप लिख सकते हो यहाँ पर, ये क्या है तो ये लिख दो आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने ये इसलिए बनाया था कि आप भी बनाना सीख जाओ। इस डायग्राम को इजीली देख के आप बना सकते हो। बुक वाला अगर आपको टफ लगे, वैसे बुक का सिमिलर है ये, पर ये इजी लगेगा। ये बना देना आप नोटबुक में नोट्स की तरह, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि मुझे यहाँ लिखना था, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप इसके डायग्राम के नीचे लिख दीजिएगा। ये क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो शुरू कहाँ से हो रहा है? माउथ से। हमारे माउथ के अंदर टंग और टूथ दो चीज़ें मिलती है जो क्या बनाती है, तो ये लिख देना यहाँ पे माउथ। माउथ के अंदर दो चीज़ें हैं, टंग और टीथ, ये दोनों मिल गए। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे होता है फेरिंग्स, ये होता है पार्ट ईसोफेगस, जहाँ से फूड को हम स्वेलो डाउन करते हैं, नीचे उतारते हैं। ईसोफेगस के बाद, ईसोफेगस को कॉमनली क्या बोलते हैं, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे फूड पाइप, बहुत ही नॉर्मल ईसोफेगस। इसको प्रोनाउंस क्या ओ ई है, पर ओ साइलेंट रहेगा, इसको प्रोनाउंस करेंगे ईसोफेगस, इसको बोलते हैं फूड पाइप। ठीक है, अब है नेक्स्ट लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज, यहाँ पर लीवर के अंदर ये गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन एनस। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो है स्टमक से डायरेक्ट जुड़ी है। हमने यहाँ पे जो फूड खाया है वो फूड लीवर में नहीं जाएगा। ठीक है, लीवर का कोई इसका रिलेशन नहीं है। लीवर बाद में खाली बाइल जूस सीक्रेट करता है। लीवर का काम ये है कि वो यहाँ से बाइल जूस को निकाल के यहाँ पे भेजेगा। ठीक है, बाकी लीवर भले बीच में आ रहा है, बट लीवर यहाँ पे जो हमने स्पेस ज़्यादा छोड़ना था, आप ज़्यादा छोड़ देना। यहाँ पे जो है वो हमारे लंग्स लगे हुए है ना, ये हमारा चेस्ट पोर्शन है। इन दो चेस्ट पोर्शन में यहाँ पर जो दो लंग्स लगे होते हैं, इनके बीच में एक डॉम शेप मसल्स होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। वो डायफ्राम स्टमक और चेस्ट पोर्शन को, थोरैक्स और एब्डोमेन को अलग करता है। यहाँ पे जो डायफ्राम होगा वो थोरैक्स रीजन यानी चेस्ट रीजन और एब्डोमेन रीजन को सेपरेट करेगा, जिसको बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, वो यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे लीवर है, लेकिन फूड सीधा कहाँ आएगा? ईसोफेगस से स्टमक में। यहाँ पे फूड का क्या होता है? पेस्ट बनता है, डाइजेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं काइम। आगे मैं पढ़ाऊँगी। स्टमक में जो फूड बनता है उसको बोलते हैं काइम। ठीक है, अब ये काइम बन जाने के बाद ये काइम कहाँ जाएगा? यहाँ नहीं जाएगा, ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। भले पहले लार्ज इंटेस्टाइन दे रखा है, पर ये फूड काइम जो फॉर्म बन रहा है, ये काइम पहले कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। ये घूम फिर के घूमेगा, यहाँ पे डाइजेशन होगा, यहाँ पे डाइजेशन होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, फिर ये घूम फिर के ये चीज़ कहाँ आ रही है? देखो मैं चौक से आपको बताती हूँ। ये खाना यहाँ से यूँ आया, ये काइम बना, काइम बनने के बाद ये चीज़ ऐसे ट्रांसफ़र हो रही है, देखते जाना आप। इस तरह से आके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से घूमेगी। ये बहुत बड़ी होती है, मैंने छोटा सा बनाया आपको समझाने के लिए। ये जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट है। यहाँ से फूड कहाँ आ जाएगा? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है? बचे हुए फूड में से मिनरल्स और वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड में से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है। हमने जो फूड खाई उसमें से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ग्लूकोज और अदर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा ही करता है। बचे हुए वाटर और सॉल्ट और मिनरल का एब्जॉर्प्शन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन करती है। देन बाद में जो एक्स्ट्रा एक्सक्रीट मटेरियल होगा, वेस्ट, सॉलिड, काम की चीज़ तो एब्जॉर्ब हो गई बॉडी में। अब जो सॉलिड पोर्शन होगा वो एनस और रेक्टम के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाएगा एज अ वेस्ट मटेरियल। वो हमारी बॉडी में काम की चीज़ नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर बनाया है ये, और यहाँ पे ये जो पेनक्रियाज बनाई है, ये दोनों एंडोक्राइन बोल सकते हैं हम इनको। मतलब ये एक चीज़ निकालती है, गॉल ब्लैडर यानी लीवर से एक जूस निकलता है जिसका नाम होता है बाइल जूस। मैं यहाँ लिख देती हूँ। लीवर से निकलने वाले जूस को मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया ताकि कम से कम जगह में या कम से कम वर्डिंग में आप चीज़ को समझने लग जाओ। लीवर से बाइल जूस निकलेगा, पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस निकलेगा। पेनक्रिएटिक जूस, दोनों जूस मिल के फूड का क्या करते हैं? डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ मैं आपको
कि यहाँ पे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का शेप बनाते देखिए हम, है ना, ये ऐसा होता है। तो इसके अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ टाइनी प्रोजेक्शंस होते हैं, मिलियंस ऑफ टाइनी प्रोजेक्शंस अंदर की वॉल पे, जिसको हम बोलते हैं विली। ये विली जो होते हैं ये फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं। मैं कहती हूँ ना कि इस विली में से, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज ब्लड में चली जाती है, तो वो ग्लूकोज ब्लड में, छोटी आंत से ब्लड में कैसे जाती है, तो यहाँ पर ऐसे विली नाम का फिंगर प्रोजेक्शन होता है। फिंगर यानी उंगली नुमा संरचना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, और इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको, पर जहाँ तक समझ में आता है आप लिख लीजिएगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं ये विली, ये क्या करते हैं, यहाँ से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके यहाँ पर जो ब्लड स्ट्रीम है, ये क्या है यहाँ पर ब्लड, इस ब्लड में इसको क्या भेजते हैं, यहाँ से ग्लूकोज। तो यहाँ से जो हमने फूड खाया वो विली दोनों साइड पे होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं, मिलियंस ऑफ, और बहुत पास पास में होते हैं ऐसे। तो ये यहाँ वाली ग्लूकोज को ब्लड में भेज देते हैं, ठीक है। ये मेम्ब्रेन ऐसी होती है जो यहाँ वाले मटेरियल को, ब्लड को यहाँ नहीं आने देती, बट यहाँ वाले ग्लूकोज को वो यहाँ ज़रूर भेज देती है। तो इस तरह से ग्लूकोज हमारा जो हमने खाया वो कहाँ आ जाता है, ब्लड में, और ब्लड में ग्लूकोज आ जाएगा C6H12O6 प्लस O2, आगे की क्लास में बताऊंगी। तो वो दोनों कंबाइन होके फिर हमें क्या देंगे, एनर्जी देंगे। जैसे ब्लड में आ गया ना C6H12O6 प्लस O2, ऑक्सीजन तो कहाँ है, ब्लड में ही है, हीमोग्लोबिन के साथ घूम रहे हैं, तो ब्लड में O2 है, O2 इसके साथ बाइंड हुई, ये दोनों मिल जाएंगे, एज ए रिएक्शन यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 H2O और एनर्जी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे काम की नहीं होती, हम उसको बाहर निकाल देते हैं, H2O का बॉडी यूज़ कर लेती है, और एनर्जी हमारे काम आती है। नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसके नोट्स बना के इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। इसके अंदर हम लास्ट जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे चोलास इंस्क्रिप्शन के अंदर चोला की जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था थी, चोला वंश का जो शासन था वो किस प्रकार चलता था, किस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रशासनिक इकाई को डिवाइड कर रखा था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और लास्ट हमने एक विलेज के बारे में पढ़ा था, उत्तर मेरूर के बारे में, कि वहाँ पर किस प्रकार से वार्ड बॉय को सेलेक्ट किया जाता है। अब उसी के बारे में कुछ इंस्क्रिप्शंस दे रखे हैं। रीड एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑन एन इंस्क्रिप्शंस अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन उत्तर मेरूर इन तमिलनाडु। अब आपको ये पता चल जाना चाहिए उत्तर मेरूर कहाँ पर है, तो तमिलनाडु के अंदर। अ सभा इलेक्टेड इट्स मेंबर ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब यहाँ पर ऊपर अपने को कैसे बताया था कि एक बाउल में अपन मिट्टी का एक बाउल होता है या मटका कह सकते हो, उसके अंदर अपन एक चिट डालते हैं, जो भी एलिजिबल पर्सन होता है उसमें से फिर पूरी सभा जो भी बैठती है उसमें से यंग पर्सन को बुलाया जाता है, वो क्या करता है उसमें से चिट निकालता है, और जिस पर्सन का नेम सेलेक्ट होता है उसको एज ए वार्ड बॉय के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर उसके कुछ लेकिन रूल्स भी दे रखे हैं कि उन रूल्स को फॉलो करने वाला भी होना चाहिए। देखो फर्स्ट रूल्स क्या दे रखे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, पीछे क्वेश्चन भी आएंगे, इनको ध्यान से समझना। All those who wish to become members of the Sabha should be owner of land from which land revenue is collected। क्या दे रखा है, All those who wish to become members of Sabha, जो भी पर्सन सभा का मेंबर बन रहा है, should be owner of land from, वह भूमि का मालिक होना चाहिए, which land revenue is collected, और साथ ही साथ टैक्स भी कलेक्ट देता हो या करता हो उससे रिलेटेड होना चाहिए। दे शुड हैव देयर ओन हाउसेस, उसका खुद का अपना मकान होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, उसकी एज क्या होनी चाहिए, ये कह सकती है कि उनकी क्वालिफिकेशन, कि कौन पर्सन सेलेक्ट हो सकता है जिनमें ये सारी क्वालिफिकेशंस अवेलेबल हो। एज कितनी होनी चाहिए, 35 से 70 ईयर्स। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास, जिसको वेदों का नॉलेज होना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा, क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, 4 टाइप्स के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो उन वेदों का इनको नॉलेज होना चाहिए। दे शुड बी ऑनेस्ट एंड वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, क्या दे रखा, ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए, और उसका बिहेवियर भी क्या होना चाहिए, प्रशासनिक रूप से अच्छा होना चाहिए।
If anyone has been a member of any committee in the last 3 years, he cannot become a member of another committee. क्या दे रखा है? अगर उसने लास्ट 3 ईयर पिछले 3 सालों में अगर वो पर्टिकुलर किसी कमेटी का मेंबर रहा है तो इस साल वो किसी अदर कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है. Anyone who has not submitted his accounts as well as those of the relatives cannot contest the election. क्या दे रखा है? Who has not submitted his accounts, वह व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है. As well as those of his relatives cannot contest the election. यानी कि कह सकते हैं ना, अगर जैसे पर्टिकुलर आपके रिलेशन का कोई पार्टिसिपेट आया और वोटिंग जैसा सिस्टम चलता है, एक रिलेटिव आपका पार्टिसिपेट कर रहा है तो वापस दूसरा नहीं कर सकता. यानी कह सकते हैं कि एक फैमिली से एक मेंबर है, उससे ज़्यादा कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है. तो ये क्या दे रखे थे यहाँ पर, इनकी क्वालिफिकेशन समझ लो कि किस बेस पर उनका सिलेक्शन होता था. रिच peasant of the Velas caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. देखो क्या दे रखा है, रिच पीजेंट. रिच का मतलब क्या होता है? पूंजीपति. और पीजेंट का मतलब जो बड़े बड़े किसान जो होते हैं उनके बारे में. ऑफ द वेलाला, जिनको क्या कहा गया? वेलाला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स. वो क्या करते थे? पूरे जितने भी अफेयर्स होते थे उनके ऊपर नियंत्रण करने का काम करते थे. कहाँ पर? नाडू, अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट. लेकिन किसके अंडर में करते थे? चोला गवर्नमेंट जो चलती थी, चोला वंश का जो शासन चलता था उसके अंडर में ये काम करते थे. The Chola kings gave some rich landowner title like Mundun Devalian, a Velan or peasant serving the 3 Movendier or kings, the Cheras, the Cholas and the Pandys. अब देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, जो लैंड ओनर थे रिच, रिच का मतलब जो पूंजीपति थे, उनको क्या टाइटल दे रखा है? मोवेंडिलियन, अ वेलन और पीजेंट सर्विंग द 3 मोवेंडियर और किंग्स. कौन कौन सी? चेरास, चोलास और पांडेज. एंड एरिया चीफ the interested them the important offices of the state at the center. और चीफ किसको कहा जाता था? they entrusted them with important affairs of the state of the center. जो important affairs, जो important matter होते थे उनको सोल्व करने वाले को क्या कहा जाता था? चीफ या अरियार कहा जाता था. अब भी रखा है एग्रीरियन एक्सपांशन. क्या मतलब होता है? एग्रीरियन वही एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. चोला वंश ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र का विस्तार किया था? क्या दे रखा है? टैक्सेस ऑफ लैंड वॉज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू. यानी कि उनका जो सबसे बड़ा जो काम होता था वो क्या करता था? राजस्व इकट्ठा करना. वो किससे करते थे? टैक्स लेकर. यानी कि मेन सोर्स से क्या होता था उनके पास? टैक्स लेना. जैसे अभी भी हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लेती है. तभी हम लोग कहते हैं कि हम में से कुछ लोग बहुत ईमानदार होते हैं जो अपना टैक्स कम्प्लीटली फिल कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टैक्स नहीं भरते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं. तो अगर आप कम्प्लीटली टैक्स करते हो तो आपका देश क्या करता है? अच्छे से विकास करता है. उसी टैक्स के बेस पर आपके गवर्नमेंट आप लोगों की भलाई के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाती है. उन्हीं पैसों से काम, यानी कह सकते हैं एक साइकिल चलती रहती है. तो यहाँ पर भी मेन सोर्स ऑफ क्या था? लैंड से टैक्स कलेक्ट करना. Many of achievement of this cholas were made possible through new development in agriculture. अब क्या दे रखा है? उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर नए नए विकास करने के लिए बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली थी. ऑल्सो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु. का क्या दे रखा है? यद्यपि एग्रीकल्चर जो था वो डेवलप्ड था कहाँ पर? तमिलनाडु के अदर पार्ट्स में पहले भी था. इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th century that the area around the river Kaveri up the delta in the Bay of Bengal opened up for the large scale cultivation. तो क्या हुआ? इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th century के आसपास क्या हुआ था? रिवर कावेरी, कावेरी नदी के पास डेल्टा, डेल्टा एक पर्टिकुलर नदियों के लिए माना जाता है जहाँ पर 2 नदियों का 3 नदियों का स्पेशली 2 नदियों का संगम होता है, उसको बड़ी बड़ी नदियों का. तो यहाँ पर अप टू द डेल्टा इन द बे ऑफ बंगाल ओपन फॉर द लार्ज स्केल कल्टीवेशन. किसके लिए ओपन किया गया? बड़ी मात्रा में कृषि करने के लिए उसको ओपन किया गया कि किस प्रकार से उसको और कृषि का जो क्षेत्र है उसको विस्तार किया जाए. अब इसके अंदर लास्ट एक टॉपिक आपके बच जाता है ट्रेड एंड कम्युनिटी वाला.
कि आप लोग इरिगेशन के लिए, खेती के लिए, और उन्होंने उस समय कौन कौन से सिस्टम चलाए थे। फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन सम रीजन एंड लैंड वॉज लेवल्ड इन अदर एरियाज फॉर राइस प्रोडक्शन। क्या दे रखा है, कुछ जगह पर जंगलों को क्या कर दिया उन लोगों ने, सफाई कर दी थी। एंड लैंड वॉज लेवल्ड, लैंड का जो लेवल था उसको क्या कर दिया उन्होंने, समान कर दिया। किसके लिए, राइस प्रोडक्शन के लिए। इन द डेल्टा रीजन, कहाँ पर, डेल्टा के क्षेत्र में। एम्बिकमेंट्स वर कंस्ट्रक्टेड टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनल्स टू कैरी वाटर टू द फील्ड। एम्बिकमेंट्स का मतलब होता है तट बनाना, बांध के जो तट बनाते हैं ना उसके लिए आता है। वर कंस्ट्रक्टेड किसके लिए, ताकि बाढ़ का पानी नहीं आए और खेतों में आसानी से कैनल का पानी पहुंच जाए। इन मेनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन एरिया, और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हो गए जहाँ पर साल में 2 फसलें उत्पादित होने लग गई। इट बिकम नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली गिविंग राइज टू वेराइटी ऑफ न्यू मेथड फॉर इरिगेशन। अब अगर कभी बारिश नहीं भी होती थी तो भी अगर उनको फसलों को पानी देना होता था तो वो क्या करते थे, आर्टिफिशियली जो वर्क होता था उसको भी करते थे, गिविंग राइज टू वेराइटी। अब उन्होंने राइस की भी अलग अलग वेराइटी उत्पादित प्रोडक्ट करना स्टार्ट कर दिया था नई नई इरिगेशन की मेथड को यूज़ करके। इन सम एरियाज वेल्स वर डग, कुछ क्षेत्रों में उन्होंने कुएं भी खुदवाए थे। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, कुछ जगह पर उन्होंने बड़े बड़े टैंक बनवाए थे, किसके लिए, रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। आपने साइंस में सुना भी होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो पहले भी ये चलता था। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस look an active interest on the progress of their empire and organized labor and other source efficiently। इसके साथ साथ क्या हुआ, जैसे उन्होंने कृषि का क्षेत्र बढ़ाया था तो उसमें काम करने के लिए वर्कर भी चाहिए थे, तो धीरे धीरे जो इकोनॉमिक के जो फैक्टर थे उसमें भी क्या हो गई, उनकी बढ़ोतरी हो गई थी। इसके अंदर अब लास्ट पॉइंट आता है अपने ट्रेड। उस समय व्यापार किस किस का चलता था, किन किन चीज़ों का चलता था। ट्रेड वॉज अनदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू वही टैक्स इकट्ठा करना। फॉर द चोलास किंगडम दे हैड ट्रेड कनेक्शन विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, किसके साथ उस समय इनका संबंध था, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। ट्रेड गाइड प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। नागपत्तिनम एंड कावेरीपत्तिनम वर द चिप पोर्ट्स। पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, बंदरगाह। आप लोगों ने अभी अपन नाम सुनते हैं ना, कांडला पोर्ट ने, विशाखापट्टनम, वो सारे पोर्ट के नाम है। तो पहले क्या नाम थे इनके, नागपट्टिनम और कावेरीपट्टनम, पहले इन 2 नाम के पोर्ट्स होते थे जहाँ पर सामान का क्या होता था, आदान प्रदान होता था, एक देश से दूसरे देश में आयात और निर्यात होता था। द मेजर ट्रेडिंग गुड्स वर ब्रोकेड, ब्रोकेड का मतलब होता है जरी। आपके मदर्स को पूछना, जरी का वर्क आता है साड़ियों के ऊपर, उसको कहा जाता है ब्रोकेड्स। आइवरी वही हाथी के दांत, सैंडलवुड चंदन की लकड़ी, परफ्यूम्स, कैम्फोर कपूर, प्रीसियस स्टोन महंगे पत्थर, ग्लासवेयर एंड कॉटन, इन सारी चीज़ों का क्या होता था उस समय बिजनेस होता था। किस समय पर, चोलास एडमिनिस्ट्रेशन के समय पर। इस लेसन को पढ़कर लास्ट में हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चोला वंश का जो साम्राज्य था उसने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था, और ऑलमोस्ट सारे जो भी डिपार्टमेंट आते हैं, एग्रीकल्चर हो, ट्रेड हो, रेवेन्यू हो, उनके प्रशासन की व्यवस्था हो, सभी में उन्होंने अपना अच्छा काम किया था। यहाँ पर अपना लेसन फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी है, जितने आप अटेम्प्ट कर सकते हो आसानी से उतने सारे आपको नोटबुक में करने हैं, और अगर 1-2 कोई रह जाते तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको नोटबुक में जितने आप कर सकते हो उतने करने हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे, भोजन किस प्रकार पचता है। प्रथम भाग हमने पढ़ा था मुख गुहिका, दांत और जीभ की संरचना के बारे में। द्वितीय भाग भोजन नली के बारे में पढ़ा था। तृतीय भाग हमने अमाशय के बारे में पढ़ा था। अमाशय की एक घटना भी देख लीजिए कि अमाशय जो होता है एक थैलीनुमा संरचना है, यह भोजन का पाचन किस प्रकार करता है। एक घटना है आपके सामने, देखिए कि एक दुर्घटना हो गई थी जिसके अंदर एक व्यक्ति था। 1822 में एलेक्सिस सेंट मॉरिक नामक व्यक्ति को गोली लगी थी, ठीक है ना, वह घायल हो गया था। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया था, अमाशय में एक छिद्र हो गया था। उस गोली से अमाशय में, यह अमाशय इसके अंदर एक छेद हो गया था। तो उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले गए। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का जो छेद था उसको भली प्रकार बंद नहीं कर सका। उसने छेद को पट्टी से ढक दिया।
उसके ऊपर एक पट्टी लगा ली थी, तो उसने छेद को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छेद में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ, तो उसने कुछ रोचक प्रेक्षक किए, यानी कि उसको आमाशय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो उसने क्या देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था, उसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था, कुछ रस स्रावित हो रहे थे जो भोजन को पचा रहे थे। उसने देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है, हम जानते हैं ना आमाशय भोजन नली से अंतिम सिरा क्षुद्रांत तक जुड़ा हुआ है, तो क्षुद्रांत में कब खुलेगा? जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। जब तक आमाशय में भोजन का पाचन पूरा नहीं होगा तब तक वह क्षुद्रांत में नहीं खुलेगा। हमने क्षुद्रांत के बारे में भी पढ़ा था कि क्षुद्रांत की लंबाई 7.5 मीटर है और इसके अंदर यकृत गैले भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर भाग में है। अच्छा, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यह भी हमने पढ़ा था, और यह पित्त स्रावित करती है जिसको पित्ताशय कहते हैं। अब देखो आप क्षुद्रांत में अवशोषण, आज हम यहाँ पढ़ेंगे क्षुद्रांत में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। जो पचा हुआ भोजन होता है ना, जो रुधिर वाहिका हमारे शरीर के अंदर पूरी फैली हुई है, जो नसें वगैरह है ना, ये पूरा जाल है। इस प्रक्रम में अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती। क्षुद्रांत की जो अंदर की भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति, उसमें अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती जिसे दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। दीर्घ रोम और रसांकुर किसे कहते हैं? क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिसे दीर्घ रोम और रसांकुर कहते हैं। अच्छा, इनकी भूमिका क्या है? दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिनियों का जाल फैला होता है। ये वाहिनी के जाल पूरे शरीर में फैले होते हैं। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। जो अवशोषित पदार्थ होते हैं यह रुधिर वाहिनिकाएँ, जो रुधिर की जो नलियाँ होती हैं, उनके द्वारा शरीर के प्रत्येक भागों तक फैल जाता है, चला जाता है। अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर की वाहिनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थ को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। परिभाषा नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है। अच्छा, हो जाता और ऊष्मा मुक्त होती। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं हो पाता, वह बृहदांत में भेज दिया जाता है। जो भोजन कार्बोहाइड्रेट जल में होता, अच्छा, ऊष्मा भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, जिसका पाचन नहीं हुआ, अवशोषित नहीं हुआ, वह भाग अब कौन से भाग में जाएगा? नेक्स्ट पार्ट इसका है बृहदांत, बड़ी आंत कहते हैं जिसको। देखिए, बृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ा और छोटा होता है, यानी कि क्षुद्रांत जिसको छोटी आंत कहते हैं वह तो बड़ी है, लेकिन बृहदांत बड़ी है, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 लंबाई होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? बृहदांत का मुख्य कार्य है जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना और बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। बृहदांत का कार्य है जल और खनिज लवण, जो कुछ लवण होते हैं उनका अवशोषण करना और अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अत ठोस रूप में समय समय पर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसको निष्कासन कहते हैं। निष्कासन का मतलब अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलना। तो इस प्रकार हमने देखा मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र पहला भाग था मुख गुहिका, जिसके अंदर दांत और जीभ की संरचना थी। भोजन को चबाना, अंदर निकलना, भोजन नली ग्रास नलिका द्वारा भोजन की संकुचन द्वारा वह आमाशय में जाता। आमाशय में भोजन के पाचन के बाद में वह क्षुद्रांत में खुलता है। क्षुद्रांत में यकृत और पित्तरस के द्वारा वह पाचित होकर वह बृहदांत में जाता है। बृहदांत से अपचित भोजन जो होता है मल के रूप में गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है।
तो ये मानव पाचन तंत्र के बारे में हमने आज पढ़ा है। आप इसकी पूरी संरचना, प्रत्येक भागों का वर्णन वगैरह ये सभी याद करें और मानव पाचन तंत्र एक डायग्राम अपनी कॉपी के अंदर नोट करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। कल अपन प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 90 दिए थे। 90 के अंदर सवाल नंबर पहला एक मैंने बताया था, एक दो सवाल और बता देता हूँ। ठीक है, सवाल नंबर इसका देखिए सी, 90 का सी। ठीक है, 23 माइनस 41 प्लस 11, 23 माइनस 41 माइनस 11। इसके अंदर आपको मैंने बताया था छोटा, बड़ा और बराबर तीन चीजों का प्रयोग करना है। यहाँ पे कौन सा चीज आएगा उसका आपको प्रयोग करना है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे 23 माइनस 41 प्लस 11, इधर 23 माइनस 41 माइनस 11, इन दोनों में बड़ा कौन उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको ऊपर लेके चलेंगे, इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे। लास्ट में अपने को पता पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो इसके हल करने के लिए मैंने आपको बताया था प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ करके अपन क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे और माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ करके माइनस का निशान लगाएंगे। यहाँ पे देखो 23 प्लस का और 11 प्लस का, 23 और 11 कितने हो गए 34। यहाँ पे 34 प्लस का हो गया माइनस 41 अकेला है माइनस 41। तो इसी कंडीशन में इधर देखना 23 प्लस का और प्लस का है नहीं है, तो 23 का 23 और यहाँ देखो माइनस 41 और माइनस 11 दो माइनस की संख्या है, तो माइनस की संख्या को जोड़ करके क्या करना है माइनस का निशान लगाना है। तो दोनों को जोड़ो 41 माइनस के और माइनस के 11 कितने होंगे माइनस के 52। इसी कंडीशन में अपन आगे बढ़ते हैं। देखो 34 माइनस 41 23 माइनस 52, तो 34 मैंने बोला जब एक प्लस किया जाए एक माइनस किया जाए, बड़ी संख्या को पकड़ना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है। यानी पहले सबसे पहले बड़ी संख्या पकड़ो, बड़ी संख्या की 41, बड़ी संख्या का निशान लगा दो, 41 के अंदर माइनस का निशान माइनस का निशान लगा दिया। 41 में 34 घटाता हो क्या आता है 6 और 1 7। ठीक है, माइनस के साथ और इधर क्या है देखो माइनस के 52 पड़े, माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का निशान लगा दो। तो 52 में से 23 घटाओ, 12 में से कितने तो 9, इधर कितने बचे 4, 4 में से 2 गए तो 29 हो गए। तो इधर क्या आ गया माइनस 29 और माइनस 7। अगर आपको पता नहीं पड़ रहा है माइनस 29 पड़ेगा और माइनस 7 पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए संख्या रेखा की सीधी गिरेंगे जिसके अंदर सेंटर में क्या आता है 0, इधर 1 इधर 2 इधर -1 इधर -2, इधर क्या होता है बढ़ता है। यानी -2 से -1 बड़ा, -1 से 0 बड़ा है, 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है इधर, तो इधर क्या होता है घटता है। ठीक है, अब देखो -7 मिला है, नहीं यहाँ पे -7 मिला है और -29 क्या है बाद में आता है, इसका मतलब -7 बड़ा है और -29 क्या छोटा है। इधर क्या होता है घटता है और इधर बढ़ता है। -7 पहले आ रहा है और -29 बाद में आ रहा है ऊपर से, इसका मतलब -29 क्या है छोटे और -7 क्या है बड़ा। -7 बड़ा है तो जिधर मुंह खुला होगा वह संख्या क्या होगी बड़ी। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर अपना 90 का सी। इसी तरह से सवाल नंबर डी और ई आपको करना है। ठीक है, इसी कड़ी में मैं आगे चलता हूँ। सवाल नंबर 10 सवाल देखते हैं। पानी के तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां बनी हुई है, पानी है और अंदर तालाब के अंदर सीढ़ियां बनी हुई है। ध्यान से देखना, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा है और 9वीं सीढ़ी पर पानी है। ये ध्यान रखना। सबसे पहले अपन बनाने हैं सीढ़ी, ये सीढ़ी बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दो आप। ये पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, ये 5वीं सीढ़ी, ये 6ठी सीढ़ी, ये 7वीं, यहाँ पे 9वीं पे यहाँ पे क्या है पानी, क्या है पानी। और बंदर कहाँ बैठा है, यहाँ पे बंदर बैठा है। कहाँ पे बैठा है बंदर, पहली सीढ़ी पे बंदर बैठा है। ठीक है, सवाल पर अपन बात कर रहे हैं रस्ते की, समझना। बंदर जो बैठा वो पहली सीढ़ी पे बैठा है और पानी कहाँ पर है 9वीं सीढ़ी पे, 9वीं सीढ़ी पे पानी गिर रहा है। यहाँ पे बैठे आराम से पानी पी सकता है। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल को बताते हैं। सवाल नंबर पहला जो सवाल है उसका आंसर तुमको बताना, ध्यान से देखिए। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर आता है। जैसे ही वह एक छलांग लगाएगा यहाँ से तो 3 सीढ़ियां नीचे उतरेगा। जैसे ही
अगली छलांग लगाएगा तो 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर चढ़ेगा, यानी वापस 3 सीढ़ी नीचे उतरता है, अगली छलांग में वापस 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, वापस छलांग लगाएगा 3 सीढ़ी नीचे उतरेगा, अगली छलांग में वापस 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा। तो सवाल क्या कह रहा है कि कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा, यानी ऐसे कितनी छलांग लगाएगा तब जाके वह पानी के लेवल पर पहुंच जाएगा, यानी नवी सीढ़ी पे आ जाएगा। तो सीधी गणित ये देखो छलांग कैसे लगाएगा। अब यहाँ है तो पहली कंडीशन में वो छलांग लगा रहा है, जैसे ही पहली छलांग लगा रहा है तीसरी सीढ़ी पे जाता है, 1 2 3, पहली छलांग में यहाँ पे आया, ये पहली छलांग, दूसरी छलांग में वापस ऊपर जाता है, देखो ध्यान से दूसरी, अभी यहाँ पर है चौथी सीढ़ी पर है, दूसरी छलांग में क्या करता है 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़ता है, लेकिन वो दूसरी पे वापस जाएगा, यहाँ से देखना ध्यान से, ये वापस यहाँ से यहाँ गया, कहाँ पर है अभी वापस, अभी पहले कहाँ था 1 पर था, कहाँ आया 1 से 4 पे आया, फिर 4 से वापस कहाँ पे गया 2 पे, ऊपर 2 सीढ़ी चढ़ा, वापस अभी 2 पर है, वापस छलांग लगाएगा, तीसरी छलांग कहाँ है नीचे देखो 2 पर है, यहाँ से 2 से 1 2 3, ये 5 पे आ गया वापस, जैसे 5 पे आया वापस 2 छलांग लगाएगा, कहाँ जाएगा 4 और 3 पे जाएगा, देखो यहाँ से छलांग वापस लगाएगा 4 और 3 पे आएगा, ठीक है। इसी कंडीशन में आगे देखो वापस अभी कहाँ है वो 3 पर है, चौथी छलांग में कहाँ पर है 3 पर है, वापस 3 से वापस कितनी छलांग लगाएगा 3, कहाँ जाएगा चौथी पांचवी छठी, यहाँ पे 6 पे आएगा, 6 से वापस छलांग लगाएगा ऊपर की ओर जाएगा 2 सीढ़ी, वापस 2 सीढ़ी ऊपर की ओर गया, कहाँ पर आ गया अभी 4 पे, फिर वापस लगाएगा कहाँ पर पहुंचेगा 7 पर, उसी प्रकार 7 से वापस क्या करेगा 2 छलांग लगाएगा 5 पे जाएगा, ये 5 पे गया, फिर 5 से वापस छलांग लगाएगा कितनी जाएगा 5 से 6 7 8 पे आया, ये 8 पे आ गया, ठीक है। 8 से वापस 2 लगाएगा कहाँ जाएगा 6 पे, ठीक है। उसी प्रकार 6 से वापस 7 8 9, 6 से जैसे छलांग लगाएगा नवी सीढ़ी पर आ जाएगा। ये आपकी छलांग ये ऊपर से लगा रहा है, वो नीचे से ऊपर लगा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसी ऐसी 11 छलांग लगाएगा तब जाके वह पानी के तल के स्तर पर पहुंच जाएगा। देखो तो पानी के तल पर पहुंचने के लिए 11 छलांग लगानी पड़ेगी, पानी के तल स्तर पर पहुंचने के लिए 11 छलांग लगानी पड़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार सवाल में इसका दूसरा देख लीजिए, ये तो क्या सवाल में पहला, इसी का दूसरा सवाल देख लीजिए आराम से, देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है इसका, जस्ट उल्टा इसका थोड़ा सा, पानी पीने के पश्चात वो वापस जाना था, अभी वो नीचे, अब वो वापस ऊपर जा रहा है, कौन बंदर, पहले बंदर कहाँ था पहली सीढ़ी पे था, अब कहाँ पर है नवी सीढ़ी पर, ठीक ना। तो इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, उल्टा है, जैसे यहाँ से छलांग लगाएगा 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ेगा और वापस क्या करेगा 2 सीढ़ियां नीचे की ओर उतरेगा, देखो दूसरी छलांग में। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ बंदर को वापस यहाँ भेज देता हूँ जहाँ पहले था, देखो इधर अभी बंदर कहाँ है यहाँ पर बंदर बैठा है, ये बंदर यहाँ बैठा दिया मैंने, ठीक है। अब पानी पी करके वापस जा रहा है, जैसे ही पहली छलांग लगाएगा क्या करेगा 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रहा है, वो लिखा हुआ, जैसे ही यहाँ से छलांग लगाएगा ऊपर जा रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे 5 पहुंच गया, ठीक है। फिर अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर आता है, यहाँ से 2 सीढ़ी नीचे की ओर आएगा, कहाँ जाएगा 7 पे, 7 से वापस छलांग लगाएगा ऊपर की ओर 4 सीढ़ी पे चढ़ेगा, देखो यहाँ से 1 2 3 4, अभी कहाँ चला गया 3 पे चला गया, 3 से वापस छलांग लगाएगा नीचे की ओर आएगा, कहाँ आएगा 5 पर आएगा, अब वापस 5 से ऊपर लगाएगा 1 2 3 4, पहली सीढ़ी पे आ जाएगा वापस तुरंत, तो कितनी छलांग लगाई इसने 1 2 3 4 5 छलांग में क्या हो जाएगा वापस प्रथम सीढ़ी पे आ जाएगा या वापस अपने स्थान पर आ जाएगा। देखो तो पानी की देखो वापस 5 छलांग लगाने पर पुनः ऊपर की सीढ़ी पर
पहुंच जाए। ठीक है, इसके 2 सवाल बाकी है, तीसरा और चौथा वो आप करने की कोशिश करना है, कुछ भी नहीं है, आपको खाली जोड़ना है, नीचे से उतरे तो प्लस वाली संख्या को जोड़ना है, ऊपर चढ़े तो माइनस वाली संख्या को जोड़ना है, ऐसा है। ठीक है, ये प्रश्नावली अपन यही खत्म होती है। अगले दिन कल अपन नेक्स्ट संबंध गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मॉर्निंग क्लास, जैसे कि अपना फर्स्ट लेसन अपना खत्म हो चुका था कल। आज अपन वापस नया लेसन लेंगे, नए राजा और उनके राज्य। जैसे कि पहले लेसन में अपन ने पढ़ा था कि हजारों वर्षों के दौरान क्या परिवर्तन आए। जैसे देखो, जैसे जैसे आर्थिक सामाजिक में संस्कृति में परिवर्तन आया, उस समय क्या हुआ कि जैसे जैसे जो धनी वर्ग जो थे वो क्या करा, अपना राज्य स्थापित किया ना, और अपना धीरे धीरे अपना क्षेत्र बढ़ाते गए। इसके अंतराल में नए नए राजा भी आते गए और उनके नए नए छोटे बड़े साम्राज्यों की भी स्थापना होती है। इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। जब मध्यकाल की शुरुआत होती है तब 700 से 750 वर्षों के बीच के अंदर कौन कौन से जैसे कि नए राजा आए थे और उनके साम्राज्य बने थे, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसे कि मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। देखिए तुम्हारे लिए इसमें मानचित्र दे रखा है। 7वीं और 12वीं शताब्दी के अंतर्गत प्रमुख राज्य कौन कौन से थे और उस समय कौन कौन से समुदाय के लोगों ने वहाँ पर जैसे कि राज्य किया था। उसमें गुर्जर प्रतिभा, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चौहान, इन राजाओं ने राज्य किया था। सबसे पहले अपन लेते हैं गुर्जर प्रतिहार। देखिए ये गुर्जर प्रतिहार जो है, ये देखिए यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार क्षेत्र में, यानी कि अभी अपन इसको माने तो ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। वर्तमान में जो अपना मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ पर इसका क्षेत्र है। फिर दूसरा आता है तुम्हारे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट देखिए ये यहाँ पर नीचे की साइड में ये दक्कन का क्षेत्र है। दक्कन का क्षेत्र जो है वहाँ पर ये राष्ट्रकूटों ने उस समय राज्य किया था। फिर तीसरा आता है इसमें पाल। पाल देखिए ये इधर पाल है पूर्व की तरफ में, तो यहाँ के बंगाल के आसपास का जो क्षेत्र आता है वो यहाँ पर है। इसी प्रकार से देखिए चौथा, देखिए चोल है। ये चोल है, ये देखिए ये चोल यहाँ पर है। ये अभी अपन वर्तमान में देखें तो ये आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वो इस क्षेत्र में आता है। उसी प्रकार से वापस ये चौहानों का जो है, चौहानों का ये देखिए ऊपर की साइड में, ये अभी अगर अनुमान अभी वर्तमान समय में अपन देखें तो दिल्ली और अजमेर का जो क्षेत्र है वो ये इस समय चौहानों का क्षेत्र कहलाता था। ये इनके क्षेत्र हुआ करते थे। अब देखिए ये जो जहाँ जहाँ इन राजाओं ने अपने क्षेत्र बनाए थे, अनुमान ये क्या है कि ये सभी किसी नदी के तट पर है, समुद्र के किनारे है। इस प्रकार से इन्होंने क्योंकि अपने को पता है शुरुआत से जब मानव आया था वो क्या करता था कि अपना रहने का जो स्थान था वो अधिकतम नदी के किनारे ही रहा करते थे, पहाड़ियों पे रहा करते थे ना, गाँव में रहते थे। तो ये नदियों के किनारों के स्थान को इन्होंने क्या करा, अपना क्षेत्र आगे बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने अपने अपने क्षेत्र बना लिए थे। अब आते हैं इसी के साथ में अपन आते हैं नए राजवंशों का उदय किस प्रकार से हुआ था। यानी कि छोटे छोटे राज्य तो थे पर नए नए और राज्यों का उदय हुआ। इनके बारे में अगर कोई आएगा तो अपन फिर से इस मानचित्र के अंदर देखेंगे। 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके हैं। अब देखो भूस्वामी क्या होता है। भूस्वामी का मतलब है कि जैसे राजा के अंडर है, जैसे अपन बोल सकते हैं कि सामंत वर्ग है, जैसे कोई धनी है, व्यापारी है, जो पैसे वाला जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं धनी वर्ग, सामंत वर्ग, जो कि एक नगर पूरा संभालता है ना। तो उनको क्या करते हैं, वो समय जो थे उस समय ये लोग जो थे वो राजा के अंडर में रहते थे। अब राजा भी उसको भी लालच था कि जैसे कि ये लोग जो थे वो राजा के लिए कुछ उपहार लाए, उनको सम्मान दे ना, उनके दरबार में जाकर के वो प्रतिदिन की हाजिरी लगाए ना। तो ये सब करने के कारण राजा ने उनको भूस्वामी उस समय कहा जाता था। और उन्हें
अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के लिए सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। देखिए अब ये क्या करते थे, राजाओं को उपहार के अंदर बड़ी से बड़ी कीमती चीजें देते थे और उनका बहुत आदर सम्मान करते थे, उनकी जी मजदूरी करते थे, जिसके कारण राजाओं को बहुत ज्यादा सम्मान देता था, महत्व देता था, जिसके कारण वो अपने आप को क्या मानते थे, पूरे मंडल का महान स्वामी। महामंडलेश्वर का मतलब है कि पूरा मंडल, यानी कि उनके जो समुदाय में जो लोग रहते थे उनसे वो बड़े कहलाते थे, यानी कि धनी होते थे, सामंत वर्ग होता था। वो क्या करते थे कि अपने आप को बहुत बड़े महान समझते थे, यानी कि ऊंचे समझने लग गए थे इत्यादि घोषित कर देते थे। महान अपने को घोषित करके वे कभी कभी अपने अधिपत्य, अपने स्वामित्व के लिए, यानी कि वो खुद स्वामी बन जाए, वो अपना जो साम्राज्य है वो स्वयं अलग से कर दे, उसके लिए वो क्या करते थे कि कभी कभी राजा की जो अधीनता होती थी, राजा के अधीन वो जाते थे, उनके आधिपत्य को अस्वीकार करते थे, यानी कि मना कर देते थे कि हम अब ये नहीं करेंगे, कोई उपहार नहीं देंगे, न रोज हाजिर लगाने आएंगे। और वे क्या करते हैं कि थोड़े से वो मजबूत हो जाते हैं, लोगों की अपनी तरफ कर लेते हैं, तो क्या है कि वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, वो अपना इलाका अलग से, अपना अलग से साम्राज्य बनाना चाहते थे। इस तरह से वो क्या करते थे कि शुरुआत में वो छोटे छोटे राज्य बनाते थे और बाद में धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते गांव, एक गांव, दो गांव, तीन गांव ऐसे करके वो अपने साम्राज्य को फैला देते थे। इस तरह से, इस प्रकार से ये राज्य जो थे वो नए आ जाते थे। अब देखिए इसके अंदर आपको एक उदाहरण दिया, जैसा कि अपन ने अभी देखा था दक्कन के क्षेत्र में राष्ट्रकूटों का राज्य हो गया था, वो शासक कर रहे थे, राष्ट्रकूट उस समय आ गए थे। उस समय क्या हुआ कि वहां पर चालुक्य राजाओं का राज्य था। उस समय जब ये राष्ट्रकूट वहां पर रहा करते थे, इनका अलग से एक समुदाय था, जाति थी, ये लोग वहां रहते थे, तो उसमें क्या उस समय वहां पर चालुक्य राजाओं के राज्य था। और ये राष्ट्रकूट जो थे वो उन चालुक्य के अधीन थे, उनके अधीनस्थ रहा करते थे। वो वही करते थे, जैसे मैंने कहा भूस्वामी के रूप में ये राष्ट्रकूट का कार्य करते थे, उनको उपहार वगैरह दिया करते थे और उनकी जी मजदूरी करते थे, उनके दरबार में डेली वहां पर जा करके हाजिरी लगाया करते थे। ये सारा कार्य ये कौन करते थे, ये राष्ट्रकूट करते थे। परंतु बाद में जैसे कि इन राष्ट्रकूटों का एक प्रधान था दंतिदुर्ग, आपने नाम भी इसका सुना होगा, पिछली कक्षाओं में अपन ने पढ़ा भी था, दंतिदुर्ग का नाम भी आया था ना। एक दंतिदुर्ग था जिसने क्या करा कि उन चाणक्य शासकों की, उन राजाओं की जो अधीनता है, उनके अधीन रहना, उनकी जी मजदूरी करने के लिए उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने क्या करा, अपने आप को स्वतंत्र रहने के लिए उन राजाओं को कह दिया कि हमें आपके अधिकार स्वीकार नहीं है, हमको अपने आप में स्वतंत्र रहना है, मना कर दिया उन्होंने। और फिर उन्होंने चालुक्यों के साथ में युद्ध भी किया, युद्ध में उन्होंने क्या करा, विजय भी प्राप्त कर ली थी। उसी प्रकार से फिर उन्होंने क्या करा, अधीनता अस्वीकार कर दी, युद्ध कर दिया, चालुक्यों को हरा दिया। उसके बाद में उन्होंने क्या करा, एक अनुष्ठान किया, हिरण्यगर्भ नामक, जिसे वो कहते हैं कि सोने का गर्भ, वो एक अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान के अंदर उन्होंने ब्राह्मणों को सहायता से संपन्न किया तथा इसे ये माना जाता है कि उस अनुष्ठान करने से जन्म से ही, यानी कि राजपूत नहीं होने पर भी वो राजपूत बन जाता है। इस प्रकार का ये अनुष्ठान उन्होंने किया गया था। तो इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी और इसका आगे का हम कल देखते हैं, राज्यों में प्रशासन। थैंक यू।